सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों कई छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं फॉर फिजिक्स का। दोस्तों ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में अति लघु प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं रात भर मेहनत किया है इन 40 क्वेश्चन के लिखने में। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 में लेके आऊं तो आप लोग इस वीडियो को 200 लाइक जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा तो क्या फायदा होगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का जो अति लघु प्रश्न है वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको कोई भी अति लघु प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए आप लोग 200 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब तब कर लीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसी चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों उन 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, या इसी को पूछ सकता है कि आवेश के रेखीय घनत्व का क्या अर्थ है बताइए। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। मान लीजिए कि हमने क्या लिया, यहां पर एक हमने ले लिया, एक पतला जो लंबा है, ये लंबा एक पदार्थ हमने ले लिया, एक चालक हमने ले लिया, और इसका जो प्रति यहां से यहां तक की जो लंबाई है इस पर जो भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो जुड़े हुए हैं, जो आवेश हैं, इन्हीं को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/L। Q यहां पर क्या है बच्चों? आवेश है, और L क्या है? प्रति एकांक लंबाई है। ठीक है, इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा आप, कूलाम प्रति मीटर। बस इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। दूसरा प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? कोई चालक है आपके पास या कोई अचालक पदार्थ है। माना कि ये मेरा एक चालक पदार्थ है और इसका जो पूरा ऊपर सा पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस पर जितने भी आवेश हैं इन्हीं को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, जहां Q आवेश है, A आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है में रखे दीर्घों पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पहले चैप्टर का ही है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका एक व्यंजक, एक सूत्र निकल के आएगा जो कि यहां पर आपको लिखना है। तो आप देखिए इसका जो सूत्र क्या होगा, देखिए यहां पर सूत्र क्या होगा कि टाउ बराबर PE sin थीटा। ये टाउ क्या है भाई? तो बल आघूर्ण है, P क्या है? दीर्घो आघूर्ण है, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें ये सूत्र लिखने के लिए बोला, हमने लिख दिया। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, या अति लघु में पूछा जा सकता है। देखिए विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखना है। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगा? m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 a स्क्वायर। ये आपका बीमा हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में लिख के
रट्टा मार दीजिए मेरे भाई, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट ही हैं और जो याद हैं उनको नहीं लिखना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम है नहीं, बस उनको रिवीजन आप लोग करते चलिए जो जो याद हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पांचवा प्रश्न है क्या, वो ध्यान दीजिए कि गॉस का प्रमेय लिखिए। बहुत ही विव्याई है, इसे आप लोग टिक लगा लो, ठीक है। ये पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर आप लोग क्या लिखिएगा कि गॉस का प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फलपथ उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का F1/ε0 गुना होता है। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, φE बराबर Q/ε0। बस छठा प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम लिखिए, या इस क्वेश्चन को कर सकता है कि कूलाम का नियम लिखिए। तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर का ही बहुत ही मोस्ट नियम है, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुकर्णानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर अनुकर्णानुपाती समझिएगा और व्युत्क्रमानुपाती समझिएगा, ठीक है। मैं अब समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश, यानी कोई दो बिंदु आवेश आपके पास हैं और ये दोनों आवेश से इनके गुणनफल के जो बल है F है उसके अनुकर्णानुपाती है, और तथा इन दोनों आवेश के जो बीच की दूरी है R वो F के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी बल के व्युत्क्रमानुपाती है। यही कह रहा है। अब समझिएगा, देखिए हमने लिख दिया बल को F से प्रदर्शित करते हैं, ये अनुकर्णानुपाती का सिंबल है, और Q × Q2 ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां पर देखिएगा F जो F है, जो बल है वो R का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/में लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और अगर बटे में नहीं लिखेंगे तो अनुकर्णानुपाती हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती लिखना है दूरी को, तो 1/r²। r² हमने क्यों लिखा भाई, क्योंकि कह रहा है कि बीच की दूरी के वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे ना मेरे भाई, तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, एक पेज ले लेता हूं, उस पर मैं इसको गुणा करके आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों यहां पे, अब यहां पर देखिए जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा किया, तो जो देखिए यहां पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो यहां पर Q1 × Q2 गुणे 1/r²। यही समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो जब गुणा करोगे तो Q1 × Q2/r² आ जाएगा। तो उसी तरह हमने यहां पर किया, तो F अनुकर्णानुपाती Q1 × Q2/r² आ गया, ठीक है। अब देखिए इस अनुकर्णानुपाती का जो सिंबल है इसे में हटाना है, तो हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाना है। तो बराबर का चिन्ह लाएंगे ना, तो अनुकर्णानुपाती जो ये होता है ये 1/4πε0 के बराबर होता है, और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो 1/4πε0 लग जाएगा, और यही हमारा कूलाम का नियम का सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए देखिए 7वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 7वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि यदि दो आवेश कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ये कूलाम के नियम पर ही आधारित प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है ना कि कोई आपका दो आवेश है, क्या है, कोई दो आवेश है आपके पास, और इनकी जो बीच की दूरी है r, इसको आधी कर दें हम, यानी कि r/2 कर दें, तो बल पर F पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम तो कूलाम का नियम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2/r², ये हमारा कूलाम का नियम होता है। अब ये जो दूरी दिख रहा है हमें इसे ही तो आधी करनी है। ये इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो आपका दूरी है उसे आप लोग आधा कर दो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो F होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब इस दूरी को हम आधा कर देते हैं, यानी कि r/2 स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 अनुकर्णानुपाती 1/r², 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 4 है इसको हम ऊपर भेजेंगे तो F अनुकर्णानुपाती
4 गुणे 1/r² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ रहा है, यानी क्या कि जो हमारा दूरी है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले क्या था, F बराबर F अनुपाती 1/r², लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर 4 इंटू लग गया है, यानी कि जो बल है वो 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो हम जितना दूरी कम करेंगे उतना ही बल क्या होगा, बढ़ेगा, ये आप जानते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखिए कि विद्युत फलकस की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत फलकस का परिभाषा और मात्रक लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अविलंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखा विद्युत फलकस कहलाता है। ये मैंने कई वीडियो में पढ़ाया, थोड़ा एक बार समझिएगा, एक बार में आपको दिमाग में ठोक दूंगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें जो यहां पर जो ये विद्युत बल रेखा यहां से गुजर रही हैं, इन्हीं के हम माप को विद्युत फलकस कहते हैं। आया समझ में। देखिए विद्युत फलकस को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर E/A। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है और ए क्या है, जो देखिए E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम वोल्ट माइनस मीटर भी बोल सकते हैं, ये भी विद्युत फलकस का मात्रक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 9वां प्रश्न जो है उसे देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्नों को हम लाते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं आपको बताया है कि एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा 1C, क्योंकि एक कूलाम बोल रहा था, Q का हमारा मान 1 हो जाएगा। E का मान आपको मालूम है कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला भी याद होगा कि Q बराबर Ne होता है, तो हमें N का तो मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन का तो ही मान निकालना है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पर Q का मान लिख देते हैं 1, N तो निकालना है, E का मान भी लिख देते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब N को हम इधर भेजते हैं, 1 को इधर हम भेजते हैं, तो N बराबर 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। अब देखिए इस 10 के पावर -19 को हम ऊपर भेजेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर +19 में हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा। अब हम क्या करें कि जो पॉइंट है इसे हम हटा देते हैं, जब इसे हम हटाएंगे ना, ये जो 1 है यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हम 2 से 10 को 5 बार में काट देंगे और 2 से 16 को हम 8 बार में काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा भाई, 5 गुणे 10 के पावर 9 प्रति 8। यहां पर नीचे क्या बचा 8। अब 8 से जब आप 5 को काटिएगा ना तो 0.625 गुणे 10 के पावर 19 आ जाएगा। और अगर आप यहां पर जो 19 है इसमें से एक 10 इसको दे देंगे तो ये जो पॉइंट है घसक के यहां पे आ जाएगा, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18, ये आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल में पहले क्यों करके रख दिया हूं, क्योंकि यार दिक्कत होती है वीडियो में न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न क्या है, अब ये आपको करना है 12.5 गुणे 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन के आवेशों को गणना कीजिए। यहां पर आपको आवेश की गणना करनी है, यानी कि इसमें बताना है कि कितने आवेश हैं। ठीक है, तो देखिए EBQ/NE फॉर्मूला पर ही बनेगा, तो आप लोग बना के इसका जो आंसर है वो कमेंट में कर दीजिएगा। यदि नहीं बनाने आएगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं ग्रुप में इसका बना के फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, जिस तरह ये बना है उसी तरह ये भी बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए आपके सामने है इसका आंसर, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश, यानी कि एकांक आवेश को हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। परीक्षण आवेश में लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F बटा एकांक आवेश, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
बस इतना आपको लिख देना है। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव का परिभाषा तथा विमा लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर 2 से लिया गया है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, यानी जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। W क्या है, जो आप कार्य करेंगे आवेश को लाने में वो है, और जो Q है वो एक क्या है, आवेश है। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा भी पूछा गया है, तो बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a के पावर माइनस 1। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को लाते हैं। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए तो यहाँ पर सूत्र कैसे लिखिएगा, C अपॉन K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। यहाँ पर C क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। यहाँ पर जो आपका K है वो परावैद्युतांक है, A जो है वो क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, हम अभी 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न की परावैद्युत पदार्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत कहते हैं। यानी कि ऐसे जो पदार्थ है जिसमें तो विद्युत धारा जा नहीं सकती है लेकिन वो अपने जो गुण होते हैं उसे दर्शाते हैं कि लेकिन उसमें प्रभावित जो है वो धारा है, विद्युत धारा है। तो कौन कौन से है भाई, कागज हो जाएंगे, कांच हो जाएगा, आदि सारे। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न के देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका C होता है वो अनुकर्णपाती होता है K के। ठीक है, देखिए जो समांतर प्लेट की सांद्रता होती है वो परावैद्युतांक के अनुकर्णपाती है। तो जब आप समांतर प्लेट सांद्रता में जब परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे ना तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस चलिए यहां पर देखिए 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए यहां पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमारे पास R कितना है 1 सेंटीमीटर, आवेश कितना है 1 कूलाम। देखिए अब यहां पर सेंटीमीटर है दूरी, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 लग जाएगा, 1 गुने 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने मीटर में चेंज किया। और आवेश हमारा 1 कूलाम है, हमें क्या विद्युत विभव की गणना करनी है, यानी कि V का मान निकालना है। तो विद्युत विभव का आपको फॉर्मूला याद होगा, विद्युत विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बच्चों, 9 गुणे 10 के पावर 9, और यहां पर जो Q का मान है वो 1 है तो 1 हमने लिख दिया। यहां पर R का मान 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 है तो वो भी हमने लिख दिया। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, जो मान दिया है बस उसको अपने जगह पर रख दिए। अब हम मेन काम करेंगे। तो यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर हमने क्या किया कि ये जो आपका यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है इससे हम 9 गुणे 10 के पावर 9 से यहां पर क्या किया, मैंने इसको हमने ऊपर भेज दिया। 1 गुणे 10 के पावर जो माइनस 2 है इसको हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया। तो जब हम ऊपर भेजेंगे ना तो 1 गुणे 10 के पावर प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणे 10 के पावर 9 तो पहले से ही था, गुणे 1 गुणे 10 के पावर 2 हो जाएगा। जब इनको आप गुणा करोगे तो 9 एकम 9 और 10 10 10 हो जाएगा और इनका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, 9 2 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम यहां पर देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, इसमें भी आपको उसी फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना भी बताऊंगा। देखिए यहां पर हमारा जो वोल्ट है वो कितना दिया हुआ है, V कितना दिया है 50, Q का यानी आवेश का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 और हमें W का मान पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, V बराबर W अपॉन Q। तो अगर हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है W, तो W को हम इधर ले आएंगे तो Q गुणे V, यहाँ पर V का मान रख दीजिए, यहाँ पर Q का मान रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, W का मान आपका आ जाएगा।
चलिए आप लोग कर दीजिएगा, यहाँ पर सारा चीज मैंने निकाल कर रखा है, बस आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न है। देखिए जो भी मैं कह रहा हूं ना कि आपने से बना लीजिएगा, उसका कमेंट में जरूर आंसर लिख दीजिएगा, जिससे मालूम चल जाए कि हाँ आप लोगों ने बना लिया है या नहीं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि संधारित्र की धारिता बराबर Q बराबर V। यहां पर Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपके सामने ही है। 19 नंबर प्रश्न है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो देखिए यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पर यू क्या है बच्चों, ऊर्जा घनत्व है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। बस आपको सूत्र देखिए, ये जो सारे प्रश्न मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ये बताइए। तो देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव बराबर हो, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो आप सभी लोगों को याद भी होगा, क्योंकि मैंने काफी वीडियो में इसको समझाया है, काफी वीडियो में इसको हमने बताया है। चलिए दोस्तों हम 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है, वो बताइए। तो देखिए J बराबर NeVd लिख दीजिएगा, बस काम खत्म, ये इसका संबंध है। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो लिखिएगा कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। इसका मात्रक हो जाएगा मोह माइनस मीटर के पावर -1। ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। और ये विशिष्ट चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दोस्तों अब मैं यहां पर एक आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि धातु को किसी तार को लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। तो 2 गुनी कर रहा है तो 2, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, अगर नया प्रतिरोध पूछ रहा है, पर नया प्रतिरोध पूछ रहा है तो फॉर्मूला याद रखिए n² गुणे पुराना प्रतिरोध। यानी कि n² यानी क्या, जितना गुना का है उतना यहां पर लिख देना है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 गुना, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4, यानी कि नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। और पुराना प्रतिरोध क्या है भाई, अगर क्वेश्चन में पुराना प्रतिरोध दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर पुराना प्रतिरोध 8 दिया रहता तो 2² गुणे 8 हो जाता, 4 गुणे 8, 4 8 32 इसका नया प्रतिरोध होता। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर जो प्रश्न है वो देखेंगे। एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए अगर आपका सिर्फ n का मान दिया हुआ है, यानी कि गुना दिया हुआ है, गुनी दी हुई है, तो बस उसका ही लिखिएगा। अगर दोनों दिया हुआ है तो दोनों भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर प्रश्न है कि धारा घनत्व, पृष्ठ चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। तो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र। तो विशिष्ट चालकता बराबर देखिए धारा घनत्व को हम J से, विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। बस यही संबंध है, आप लोग लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में यदि आए तो। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि गतिशीलता किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अच्छा, गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है Vd/E। ठीक है, चलिए यहाँ पे Vd क्या है, अनुगमन वेग है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। चलिए देखिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न को आपने यहाँ पर देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम माइनस मीटर, इसका बीमा हो जाएगा ml के पावर क्यूब t-3 e के पावर -2। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए
27वां प्रश्न देखिए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा। आंसर उतना भी बड़ा नहीं है, 80 लोगों प्रश्न है तो इसका आंसर तो छोटा होगा ही। कि जब किसी सेल को प्लेटों के तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बस, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए तो क्या होगा कि किसी दृष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। वही बात यहां पर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो किरचॉफ का धारा नियम लिखिए या तो किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट। 29 नंबर प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो F बराबर Q भी साइन थीटा होता है। यहां पर F क्या है, Q है, यहां पर V क्या है, कण का वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहां पर मैंने लॉरेंज बल क्यों लिख रखा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपसे पूछ दे कि लॉरेंज बल क्या होता है तो आप लोग लिख दीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो लॉरेंज बल होता है। यानी कि यहां से यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन बना ही रहा हूं इस पर इसका भी आंसर आपको देता चलूं। चलिए 30 नंबर जो प्रश्न है उसे देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो देखिए F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई ब्रैकेट I1 I2 बटे में R और यहां पर L हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये सूत्र लिख दीजिएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का फ्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है। अर्थात ये फॉर्मूला रहा आपके सामने। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो आप लोग लेते चलिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में असमर्थ हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर में कमेंट कीजिएगा, वहां पर हो सके तो मैं इसका फोटो क्लिक करके आपको दे दूं, ठीक है। देखिए 32वां प्रश्न है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता से क्या व्यंजक है या क्या सूत्र है, लिखिए, पूछ सकता है। तो आपके सामने ये रहा सूत्र, IS बराबर फाई बटा आई बराबर NAB बटे C। चलिए ठीक है, देखिए अब C का भी मान आपको मालूम है, N का AB का मान भी मालूम है, फाई का भी मान मालूम है, I का भी मान आपको मालूम है। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा दोस्तों, मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है कि नहीं। आप लोग बस, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग बस कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है या नहीं। आप खुद सोचो 40 प्रश्न मुझे लिखने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। अब फिर खुद सोचो कि इस वीडियो को बनाने में कितना समय लगा होगा। अभी ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर चला गया है, तो सोच लो इस वीडियो को मैं आधा घंटे से ऊपर बनाया, उसके बाद इस वीडियो को एडिट करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा, फिर अपलोड करूंगा कम से कम यहां पर 1.5 से 2 GB नेट लगा के। तो दोस्तों आप लोगों से मैं बस यही मांगता हूं कि आप लोग कुछ मत दो, बस एक वीडियो को लाइक कर दो। अब वीडियो को जब लाइक करोगे ना तो उसमें आपका भी पैसा नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अब आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि धारा क्या होता है, ये विद्युत आवेश क्या होता है, ये किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये सब आपको अब समझने की जरूरत नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसे सिर्फ आप लोग रट्टा मार जाइए, जो मिल रहा है उसे रट्टा मार जाइए, घोल के पी जाइए। चलिए दोस्तों हम 34 जो नंबर प्रश्न है उसे यहां पर देखने के प्रयास करेंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि नीति कोण से
नीति कोण से आप क्या समझते हैं, फटाफट बताइए। नीति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, ये आपका नीति कोण होता है। चलिए देखिए 35वां प्रश्न है कि दिक्ताप कोण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक इमायोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि किसी चल कुंडली का ए मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो देखिए अगर कोई चल कुंडली है उसे ए मीटर में और वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है दोनों में, तो कैसे होगा, धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, क्या लिखिएगा आंसर कि धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बस देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 2 प्रतिचुंबक वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो लिखिएगा विस्मत तथा एंटीमनी। ठीक है, देखिए यहां पर अब 38 नंबर प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये जो प्रश्न है इसे आप लोग मत लिखिए, ये मैंने यहां पर लिखा था, यहां पर गलती होगी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। 38 नंबर प्रश्न देखिए कि चुंबकीय फलपथ का मात्रक व विमा लिखिए। तो देखिए मात्रक लिख लीजिएगा न्यूटन माइनस मीटर प्रति वेबर, विमा हो जाएगा ml² t² 1 और दोस्तों कल या परसों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूं फिजिक्स का, तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक वीडियो के अंदर में कम से कम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और 2-3 वीडियो के अंदर में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा फिजिक्स का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए क्योंकि चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। देखिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि किसी परिपथ में प्रेरित वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है और इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख के वीडियो को एंड करते हैं। और 40 नंबर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है जो कि आपको दिख रहा होगा। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं बताइए। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का, अच्छा ये बताइए जो फोको है, इस जो वैज्ञानिक हैं या जो कोई भी हैं, इनका फोको नाम क्यों पड़ा, फटाफट कमेंट करके बताइए। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो इनके बारे में जरूर आप जानते होंगे। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब वह इस प्रकार गति करता है कि उससे वृत्त चुंबकीय फलकस में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में, ये आयतन है, आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। और दोस्तों राइटिंग के लिए मैं खेद चाहता हूं क्योंकि राइटिंग जो थोड़ा मेरा डिस्टर्बिंग है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 200 लाइक आप लोग कंप्लीट करा दीजिएगा पार्ट 2 वीडियो पाने के लिए। पार्ट 2 वीडियो में पूरा अति लघु ही मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं वेट करूंगा 1 से 2 दिन का। 1 से 2 दिन के अंदर अगर 200 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं पार्ट 2 वीडियो जरूर लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।